सीटेट दिसंबर सन 2024 के लिए उर्दू की सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई जा रही हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी हल किए जा रहे हैं। एक मैराथन क्लास जो कि लगभग 2 घंटों पे मुश्तमिल है, वो आप लोगों को दस्तयाब कराई गई है। उम्मीद है आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। उसमें सीटेट उर्दू पेडागोजी के हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की गई है। लगभग 100% सिलेबस उसमें कवर है। तो वो क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को हल करते हैं। देखिए, मैं आमतौर से कोशिश करता हूँ कि पेडागोजी के सवालात ज़्यादा हल कराऊं, लेकिन पैसेज भी आपसे पूछा जाता है। पैसेज का लेवल किस तरह का होता है वो आप लोग जान सके, इसलिए आज मैं ये पैसेज भी हल कराऊंगा। देखिए, खद्दर का कफन अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है, वहां से ये पैसेज उठाया गया है। सीटेट जुलाई सन 2024 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर 2 में ये पैसेज पूछा गया था। आप इसे पढ़ेंगे तो इसको आसानी से हल कर लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 30 बरस की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, यानी गरीब बूढ़ी औरत का नाम क्या था? हकीमन था। मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। उस वक्त शायद 60 बरस की उम्र होगी। जवानी में ही विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके अपने बच्चों को पाला था। तो उसने कैसे पाला था अपने बच्चों को? हाथ से काम करके। क्यों? क्योंकि वो जवानी में ही बेवा हो गई थी, विधवा हो गई थी। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उड़ती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने अपने लिहाफों में दबे पड़े होते थे, उसके घर से चक्की की आवाज आनी शुरू हो जाती। दिन भर झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों पोते नवासियों के कपड़े धोती थी। वह हंसमुख थी, उसकी काठी मजबूत थी। ये पैसेज आपने पढ़ा। अब इन सवालों के जवाब आप लोग खुद से ही दे देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बूढ़ी औरत का नाम क्या था। तो हकीमन था। उसे लोग क्या कह के पुकारते थे? हक्कू कह के पुकारते थे। ठीक है, हक्कू ऐसे होगा। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद हकीमन ने किस वजह से अपने बच्चों को उम्र भर अपने हाथ से काम करके पाला था? क्योंकि वो जवानी में विधवा हो गई थी, यानी बेवा हो गई थी। आगे अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हकीमन सुबह सवेरे उठकर क्या काम करती थी? तो वो झाड़ू देती थी, चरखा काटती थी, खाना बनाती थी। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे झाड़ू देती थी ये लिखा गया है तो ये गलत है। सबको बुरा भला तो वो कहती ही नहीं थी। वह सुबह उठकर पानी भी नहीं भरती थी, बल्कि चरखा काटती, झाड़ू देती, खाना बनाती और कपड़े धोती थी। तो इसलिए पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। हकीमन कैसे मिजाज की औरत थी? तो आखिर में पैसेज के लिखा था कि वो हंसमुख थी, उसकी काठी मजबूत थी। यानी हकीमन का मिजाज कैसा था? हंसमुख था। दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब मजबूत का मुतजाद यानी अपोजिट विलोम क्या होगा? तो कमजोर हो जाएगा। और आपसे गरीब की जमा पूछा जा रहा है, तो गरीब की जमा गरीबों होगी। अगर आपसे उर्दू जमा पूछे तो गरीब की जमा गरीबों होगी। अगर आपसे गरीब की अरबी जमा पूछे तो गुरबा होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि गरीब की जमा पूछी है और क्वेश्चन पेपर उर्दू का है, इसलिए हम गरीबों को सही मानेंगे। हालांकि गुरबा भी इसका सही हो जाएगा। सीटेट ने गरीबों को सही माना है, गुरबा इसकी अरबी जमा है। चलिए अब यहाँ से पेडागोजी के सवालात हल करते हैं। पहले सवाल में क्या पूछा गया है? मखलूत तालीम में, मखलूत तालीम यानी को एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन सिस्टम जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हों, मिक्स हों। तो मखलूत तालीम में लड़कों के लिए एक उस्ताद का तबसरा, यानी टीचर लड़कों से क्या कह रहा है? मर्द बनो, लड़कियों जैसा बर्ताव न करो।
तो ये जो टीचर बोल रहा है वो किसकी हौसला अफजाई कर रहा है? अगर टीचर बच्चों से कहे, लड़कों से कहे, क्या लड़कियों की तरह बातें करते हो, क्या लड़कियों की तरह रोते हो, तो ये सब क्या है? मर्द बनो, लड़कियों जैसी हरकतें न करो, ये सब जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। लड़के हो के रोते हो, ये भी जेंडर स्टेरियोटाइपिंग है। अगर टीचर कहे कि लड़के मैथ में तेज होते हैं, लड़कियों को घर के काम करने चाहिए, बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, तो ये भी स्टेरियोटाइपिंग है। ठीक है, तो इसको हम सिनफी स्टेरियोटाइपिंग कह सकते हैं। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इसका अंग्रेजी में मतलब होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए दर्ज झेल में से कौन सी तदरीसी हिकमत अमली को फरोग दिया गया है? या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक यहाँ पे 4 बातें दी गई हैं, जिनमें से 2 बातें सही हैं। कौन सी स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? ड्रिल और मशक को? जी नहीं, ये निगेटिव है। याद करना, रटना, ये भी निगेटिव है। पूछताछ पर मबनी तालीम यानी इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन पॉजिटिव है। डिस्कशन पर यानी कि चर्चा, वाद विवाद करना, ये भी पॉजिटिव है। तो कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक जो तदरीसी हिकमत अमली को फरोग दिया गया है वो जीम और दाल है। जीम और दाल कौन से वाले ऑप्शन में है? तीसरे वाले ऑप्शन में है, जो कि हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल क्या है, आप सभी लोग जवाब दीजिए। ज़बान के उस्ताद के तौर पर हमें तलबा को लुगत का इस्तेमाल करने वाला बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी एज ए लैंग्वेज टीचर हमें बच्चों को डिक्शनरी यूज करने वाला बता देना चाहिए, डिक्शनरी यूज करने का तरीका सिखा देना चाहिए। तो बताइए कि डिक्शनरी यूज करने के जो तरीके हैं या लुगत के इस्तेमाल करने के जो फरोग देने के हवाले से जो सही नहीं है वो कौन सा है? निगेटिव टैग पॉइंट आपको बताना है। जो तरीका सही नहीं है डिक्शनरी यूज करने का, बयान को मालूम करना ठीक है, सियाक के मुताबिक यानी अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, संदर्भानुसार मुनासिब मानी का इंतखाब करना, मौजू मानी का इंतखाब करना, लफ्ज़ का हिज्जे यानी तलफ़ुज़ देखना सही है। लेकिन हर लफ्ज़ के लिए, हर नए लफ्ज़ के लिए उस्ताद से रुजू करना, जब भी नया लफ्ज़ आए तो टीचर के पास पहुंच जाओ, ये लुगत के इस्तेमाल को फ़रोग देने के हवाले से सही नहीं है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। बहुत आसान सा सवाल है, इसका जवाब आप लोग देंगे। कवायद की तदरीस के बारे में झैल में से कौन दुरुस्त है? मैंने बताया था ग्रामर टीचिंग के लिए बेस्ट मेथड जो है वो इंडक्टिव मेथड है। और इंडक्टिव मेथड में हमें क्या करना चाहिए? पहले एग्जाम्पल देनी चाहिए और फिर उसी एग्जाम्पल की मदद से रूल क्रिएट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को ग्रामर की किताब से नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि जो ज़बान के सबक हैं उन्हीं में मरबूत करके अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट यानी संदर्भानुसार सियाको सबाक के मुताबिक बच्चों को ग्रामर पढ़ाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिए, चारों ऑप्शन पढ़िए, आपको जवाब मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है कि असातिज़ा को खुद कवायद के बारे में अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहिए। यानी कि टीचर को पढ़ाना है तो पहले खुद पढ़े, जी नहीं, कवायद के साथ अलहदा बर्ताव करना। मैंने कहा अलग से नहीं पढ़ाना है, बल्कि टीचिंग के दौरान कोई सबक पढ़ा रहे हैं, ज़बान पढ़ा रहे हैं, उसी के दौरान आप बच्चों को पढ़ाइए। कैसे पढ़ाइए? कवायद को सियाको सबाक में पढ़ाइए, संदर्भानुसार पढ़ाइए, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट पढ़ाइए। तो कवायद को सियाक में बरतना चाहिए। तीसरा वाला बयान सही है। और हर शोबे में कवायद को लाजमी करना, ऐसी बात गलत है। तो हमारा सही जवाब तीसरा वाला ऑप्शन होगा। आजकल मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मैं ये रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहा हूँ। लाइव क्लासेस में आप लोगों के सवालात होते हैं जिनसे मैं बहक जाता हूँ, इधर उधर की बातें भी कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं टू दी पॉइंट रहता हूँ, कम वक्त में ज़्यादा सवालात हल करा देता हूँ। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें फालतू की कोई भी बातें आप लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं आमतौर से, मेरी आदत नहीं है कि मैं कहूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एक बार कह देता हूँ,
लेकिन आप लोग एक बार में नहीं मानते। सब्सक्राइब कर दिया करिए भाई। उर्दू पेडागोजी की इससे बेहतर क्लास अगर मिलती है तो बेशक उसको लाइक कीजिए, लेकिन अगर ये भी अच्छी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पैसा तो लगेगा नहीं, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। ठीक है, चलो। एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, क्लासरूम में होटल का मेन्यू कार्ड लेके आ रहा है और होटल के मेन्यू कार्ड को वो बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेन्यू कार्ड आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें चीजें होती हैं, चीजों के नाम होते हैं और प्राइस होती है कि कौन सी चीज कितने की है। ठीक है, वो 4 तलबा को लेता है, ग्रुप बनाता है और कहता है कि मेन्यू कार्ड देख करके आप 1500 रुपये का खाना मंगाओ। ठीक है, तो अब बच्चे क्या करते हैं, खाना मंगाने के लिए बोलते हैं। तो इसका टीचर का मकसद यही है कि बच्चे बोलने की सरगर्मी करें। तो उसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना है और तरसीली महारत की हिकमत अमली बनाना है, कम्युनिकेशन स्किल की स्ट्रेटजी बनाना है। तो ये जो क्लासरूम में होटल का मेन्यू कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम आमोजिश का मुस्तनद मवाद कहेंगे। ये ऑथेंटिक टेक्स्ट है। अखबार हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर हो, या फिर टिकट हो, रेलवे टिकट, या कोई पेपर की कटिंग हो, ये सब हम क्लासरूम में लेके आ करके उस पे एक्टिविटी करा के, सरगर्मी करा के अगर बच्चों को किसी सरगर्मी में हिस्सा लेने का मौका देते हैं तो वो सभी मवाद मुस्तनद मवाद होते हैं। मान लीजिए मेन्यू कार्ड आ गया, बच्चे कह रहे हैं कि एक चिकन कोरमा लाइए 200 रुपए का, नल्ली निहारी लाइए 300 रुपए का। ठीक है, गाजर का हलवा लाइए 500 रुपए का, और अरे सॉरी, कितना हुआ, 500 रुपए का आप टिप्स ले लीजिए, तो ये 1500 रुपए हो गए। तो इस तरह से आप बच्चे करेंगे, क्लासरूम में एक्टिविटी करेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो ये जो होटल का मेन्यू कार्ड होगा वो एक आमोजिश के मुस्तनद मवाद की हैसियत से काम करेगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक उस्ताद है, क्या कर रहा है, तलबा की गुज़िश्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करके रख लिया है। बच्चे जब गलतियां कर रहे हैं तो टोक नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों की गलतियां स्वाभाविक होती हैं, सीखने में मददगार होती हैं, आमोजिश का हिस्सा होती हैं, तो वो टोक नहीं रहा है, गलतियों को जमा कर ले रहा है। और एक दिन क्या करता है, ऐसा सेशन रखता है जिसमें वो बच्चों की गलतियों को बताता है बगैर नाम बताए हुए, बगैर तलबा को बताए हुए कि ये गलतियां किसने की, वो उन पे डिस्कशन करता है। तो ये जो सेशन उसने रखा है, इसका मकसद क्या है, गलतियों का तज्जिया करना, फीडबैक की फराहमी देना, तहरीर का तयन करना, या पूरे क्लास पर मुश्तमिल बहस करना। तो वो फीडबैक दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, फीडबैक की फराहमी, फीडबैक ले नहीं रहा है, फीडबैक दे रहा है, यानी कि गलतियों पे वो तज्जिया कर रहा है। ठीक है, तो तज्जिया करना ये सीटेट ने सही माना है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बच्चा जो पढ़ना लिखना सीख रहा है, हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ को वो जानता है, ABCD जानता है, लेकिन वो अभी तक अल्फाज पढ़ या लिख नहीं पा रहा है। ABCD तो जान रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसी से कोई वर्ड बना दिया जाता है तो वो इसे नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, लेकिन जब टीचर उसकी मदद करता है तो वो छोटे छोटे अल्फाज को पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो ये जो टीचर ने उसकी टेम्परेरी हेल्प की है, आर्जी मदद की है, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उर्दू में सभी ऑप्शन में बता देता हूँ, इसको मचान बंदी कहते हैं, मचान बंदी को ही तामुनी मफरूजा कहते हैं। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और अंग्रेजी में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO का फुल फॉर्म सभी आप लोग जानते ही हैं,
मोर नॉलेजेबल अदर, और सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया होती है, सामाजिक तामुल होता है। तो ये जो टेम्परेरी हेल्प टीचर बच्चे को दे रही है, इसको हम मचानबंदी, ताउनी मफरूजा, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहेंगे। अगला सवाल, एक बच्चे की पेशरफ्त का रवानी से बोलने वालों के साथ उस्ताद पूरी क्लास को दो दो के ग्रुप में बांट दे रहा है। यानी कि बच्चे की रिपोर्ट कार्ड आई तो उस रिपोर्ट कार्ड को क्या कर रहा है, पूरी क्लास को दो दो ग्रुप में बांट दे रहा है और कहता है कि आपस में क्या करो, कॉपियां चेंज कर लो। जो रिपोर्ट कार्ड आए हैं सब आपस में दो ग्रुप बना के चेंज कर लो, और फिर मैं बता रहा हूँ, हिदायत दे रहा हूँ, और उस हिदायत के मुताबिक ये रिपोर्ट कार्ड है, अगर इसमें गलती हो तो उसको दुरुस्त करो। तो इस तरह वो क्या कर रहा है। या फिर ऐसे मान लीजिए कि टीचर ने एग्जाम लिया, बच्चों ने कापियां लिख दी, ठीक है। अब कापियां लिख दी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, कापियां बच्चों को एक्सचेंज करवा दी गई कि अपनी कॉपी तुम अपने दोस्त को दे दो और वो अपनी कॉपी किसी और को दे दे, इस तरह से एक्सचेंज करा दी गई। और टीचर कह रहा है कि मैं जवाब बता रहा हूँ, तुम लोग पेपर को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सही है, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सही है। इस तरह से आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बच्चे ने जो सही लगा है उसको सही कर रहे हैं, जो गलत उसको गलत कर रहे हैं। और इस तरह आखिर में उन्होंने कह दिया कि मान लीजिए 30 में आपके 23 नंबर आ गए, ठीक है। तो ये जो टेस्ट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम हमजोलियों के जरिए जांच कहेंगे। अंग्रेजी में इसको पीयर असेसमेंट कहते हैं, सहपाठी मूल्यांकन इसको कहा जाता है, ठीक है। सहपाठी मूल्यांकन हिंदी में इसको कहा जाता है। चलिए, अहमद जबान का एक टीचर है, तलबा से कहता है कि वो ग्रुपों में गांव-गांव जाएं, वहां की दुकानों के साइन बोर्ड पढ़कर उस पर रिपोर्ट तैयार करें। कोई भी काम दे दिया जा रहा है, जैसे तारीखी इमारतों को देखें, उनके बारे में नोट्स बनाएं, आपस में डिस्कशन करें, फिर कुछ लिखें। अगर इस तरह का काम दिया जा रहा है तो इसको हम प्रोजेक्ट का काम कहेंगे। ऑप्शन 3 सही है। ज़बान की आमोजिश में पोस्टर और इश्तिहारात को एक मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि डैश से मालामाल माहौल फराहम किया जाए। किससे मालामाल? प्रिंट से भरपूर मालामाल, या प्रिंट से मालामाल, या जिसको हम प्रिंट रिच एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो प्रोवाइड किया जाए। देखा होगा आप लोगों ने छोटे बच्चों की क्लासेस में पोस्टर वगैरह और पहाड़े वगैरह, साइंस के फार्मूलाज वगैरह लिखे होते हैं। मकसद यही होता है कि प्रिंट से भरपूर माहौल बच्चों को फराहम किया जाए, तो खाली जगह पे प्रिंट भरा जाएगा। दावा और दलील यहाँ पे दी गई है। दावा क्या है कि आमोजगारों को ग्रुप में पढ़ाते वक्त उस्ताद को तलबा के समाजी और सकाफती तनाजुर के हवाले से कोई बहस नहीं करनी चाहिए। आप ग्रुप में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का जो सोशल और जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको आप डिस्कस ही नहीं करेंगे तो फिर ये क्लास मल्टीलिंगुअल बनेगी ही नहीं। और हिंदुस्तान की ज़्यादातर क्लास मल्टीलिंगुअल होती है, और वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल जो कंटेक्स्ट हैं उनको इम्पोर्टेंट बताया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दावा गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया दावा। दलील क्या है? समाजी सकाफती सियाक व सबाक सीखने में कोई रोल अदा नहीं करते हैं, तो ये बात भी गलत है। इसलिए दावा और दलील दोनों गलत हो गए। ऑप्शन 2 सही होगा। एक तरक्की पसंद क्लासरूम में यानी प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में उस्ताद को हिदायतकार होना चाहिए, यानी इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, निर्देश देने वाला होना चाहिए। और पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप खामोशी बरकरार रखकर बच्चों को काबू में रखना, यानी कि क्लासरूम बहुत सख्त होना चाहिए, इतना साइलेंट हो कि एक छोटे से पिन भी गिर जाए तो आवाज मालूम हो, ये जो घड़ी है टुक टुक कर रही है ये भी सुनाई दे। ऐसा क्लासरूम में माहौल होना चाहिए। सही बात है? नहीं, क्लासरूम का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे
इंटरेक्शन करें एक दूसरे से, जरूरत पड़ने पे टीचर से क्वेश्चन पूछें, ठीक है, शोर ना करें, लेकिन जब इंटरेक्शन करने का उनको मौका मिले, क्वेश्चन से कम्युनिकेशन कर अरे सॉरी टीचर से कम्युनिकेशन करने का और क्वेश्चन करने का मौका मिले तो वो कर सकें, तो पिन ड्रॉप साइलेंस में तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए दावा गलत हो गया। दलील क्या है, बच्चे तभी सीखते जब उन पर उस्ताद कंट्रोल करते हैं। जी नहीं, कंट्रोल करेंगे तो नहीं सीखेंगे। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उनको बस आप फैसिलेट कीजिए, एज ए फैसिलेटर, सुगम करता और सहूलत रिसा के तौर पे आप काम करिए, तो आप उनको कंट्रोल मत करिए। तो दावा और दलील यहाँ पे दोनों गलत हो गई। इस तरह का सवाल मैंने कराया था अभी कुछ देर पहले, दिखा दूं कौन सा सवाल था, ये वाला सवाल था, लेकिन बस उसी सवाल को इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। पढ़ दो सवाल, समझा दूं, समझो तब। सलमा सिकंदर को क्रॉसवर्ड की पहेली हल करने में हिंट देती है। क्रॉसवर्ड पहेली आप जानते होंगे, उसको सॉल्व करने में हिंट दे रही है। और जब सिकंदर पहेली को खुद से हल करने लगता है तो सलमा धीरे धीरे अपनी जो हेल्प है, जो टेम्परेरी हेल्प है, उसको कम करने लगती है। तो इस टेम्परेरी हेल्प को क्या कहा जाता है और किसने कहा है, इस आर्जी मदद को किसने क्या कहा है, क्या नाम दिया है। इसको पियाजे ने स्कैफोल्डिंग कहा है, या फिर स्किनर ने कुमुक कहा है, वाइगोस्की ने मचान बंदी कहा है, या फिर कोलबर्ग ने अखलाकी नशोनुमा कहा है, मोरल डेवलपमेंट का है। देखिए, इसको स्कैफोल्डिंग तो कहा है, लेकिन पियाजे ने नहीं कहा है, वाइगोस्की ने कहा है। और स्कैफोल्डिंग को ही मैंने बताया था मचान बंदी कहते हैं। तो इसको वाइगोस्की ने स्कैफोल्डिंग यानी मचान बंदी कहा है। तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। चलो इस सवाल का जवाब दो। इब्तदाई तालीम के लिए दरसियात से परे जबान का अहम तस्वुर है। लैंग्वेज इकराजदी करिकुलम, इसको बोलते हैं दरसियात से परे जबान। LAC, इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि आप जबान पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं, उसमें साइंस और सोशल साइंस के टॉपिक को डिस्कस करिए। ताजमहल के बारे में बताने लगिए, इब्ने बतूता के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताने लगिए। तो आप जबान की क्लास में अगर साइंस, सोशल साइंस या फिर दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो इसे ही लैंग्वेज इकराजदी करिकुलम कहते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। तो दावा सही है। दलील के मानी अक्स करने के मुख्तलिफ सियाक से जबान को सबसे बेहतर अंदाज में सीखा जा सकता है। मीनिंग को ऑब्जर्व करने के लिए अगर आप अलग अलग कंटेक्स्ट देंगे तो बच्चे आसानी से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। और इसलिए तमाम तदरीस एक तरह से जबान की तदरीस है। जब आप साइंस पढ़ाएंगे तो किसी न किसी जबान में ही पढ़ाएंगे, सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो किसी न किसी जबान में ही पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे तो किसी जबान में ही, उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में ही तो समझाएंगे। तो इसलिए दावा और दलील दोनों सही है। और जो बे है वो अलिफ की सही तौजी है या तौजी है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दावा क्या है, तश्कीली जांच यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी प्रोजेक्ट या कोर्स के दौरान मुसलसल होती है। जो समेटिव असेसमेंट होता है, जिसको हम लोग तकमीली जांच कहते हैं, वो सेशन के आखिरी में होता है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है यानी तश्कीली जांच होती है, वो कोर्स के दौरान मुसलसल होती है। सही बात है। ये तालिब इल्म को तदरीसी मकासद के हसूल में उसकी कामयाबी या नाकामी के बारे में तअस्सुरात, फीडबैक फराहम करने का काम करती है। ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई। एक उस्ताद तलबा के जबान के किए गए कामों के नमूनों को, मॉडल्स को अपने पास रखता है और उसे आमोजगर की कारकर्दगी का अंदाजा लगाने के लिए बच्चों की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो अंदाजे कद्र के इस स्ट्रेटजी को, हिकमत अमली को हम क्या कहेंगे,
पोर्टफोलियो का अंदाज़े कदर कहेंगे। पोर्टफोलियो में टीचर बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों, नमूनों को जमा करता है, मॉडल्स को जमा करता है और फिर उन्हीं की मदद से बच्चों का इवैल्यूएशन कर देता है। तो ये पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन कहलाता है। दरक्षा, पहाड़ों के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए अखबार पढ़ती है, तो इस मुताले को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग स्किमिंग कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, स्किमिंग। अब स्किमिंग का उर्दू में तर्जुमा सरसरी मुतालिया किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दावा और दलील यहाँ पे भी दी गई है। दावा में क्या कहा गया कि कसीर लिसानी क्लासरूम से मुराद वह क्लासरूम है जिसमें सीखने वाले अपनी जबान में बातचीत कर सकें। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होगा, हर बच्चे को उसमें अपनी लैंग्वेज को यूज करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये बात सही है और एक से ज्यादा जबानों के इस्तेमाल करने का उनको मौका भी मिलेगा, ये बात भी सही है, यानी दावा सही हो गया। दलील क्या है? कसीर लिसानियात क्लासरूम में बतौर वसीला, एज ए रिसोर्स, बतौर संसाधन काम करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई। हुई कि नहीं हुई? चलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस सवाल का जवाब आप लोग खुद हल करेंगे। जब नहीं बोलूंगा तो फिर क्लास कैसे आगे बढ़ेगी? बोल ही देता हूँ। क्लास में समाजी जबान के फरोग के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? बच्चों से यौम अतफाल पर, चिल्ड्रन डे पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहिए। ये रिपोर्ट लिखेंगे बच्चे तो उनका सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। जब तक कि वो अपने हमजोलियों से, अपने हम उम्रों के बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने क्लास फेलोज से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, तब तक समाजी जबान का बेहतर तौर से फरोग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। दावा और दलील यहाँ पे भी दी गई है। संस्कृत, तमिल और मलयालम क्लासिकल लैंग्वेज है, बिल्कुल है। क्लासिकल लैंग्वेज को जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एडिशनल लैंग्वेज के तौर पे, इजाफी मुतबादिल के तौर पे पढ़ाने की बात कही गई है, ये बात भी सही है। तो दावा और दलील दोनों सही हो गई, ठीक है। पैसेज भी हल किया, पेडागोजी के चुनिंदा सवालात भी हल किए। ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था कंप्लीट हुआ। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे भाई। खुदा हाफिज।